नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज बच्चों हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत दर्शन एवं राजनीति के क्षेत्र में अद्वितीय है। उनके ग्रंथ रिपब्लिक में मनुष्य की प्रकृति, समाज का कार्य विभाजन, राज्य की अवधारणा, न्याय सिद्धांत आदि विषयों का गंभीर विवेचन मिलता है। प्लेटो अपने समस्त विचारों को मनुष्य की प्रकृति और सामाजिक वर्गीकरण, सोशल क्लासिफिकेशन से जोड़ते हैं। उसके आदर्श राज्य की अवधारणा का आधार और न्याय का सिद्धांत इन्हीं से अवतरित किए गए हैं। यहाँ प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जो शरीर के पूर्व विद्यमान होती है। आत्मा अथवा मानव प्रकृति, सोल और ह्यूमन नेचर में तीन भाग होते हैं: बौद्धिक भाग, भावनात्मक भाग और वासनात्मक भाग। मानव प्रकृति का सर्वोच्च भाग बौद्धिक है। यह विशुद्ध बुद्धि में है, जिसमें चिंतन का बाहुल्य होता है। भावनात्मक भाग तेजस्वी एवं ओजस्वी होता है, जो बौद्धिक भाग से निम्न स्तर का है। यह आदमी की क्रियात्मक प्रकृति है। इसी से आदमी साहसपूर्ण तथा उत्साह युक्त कार्य करता है। वासनात्मक भाग आत्मा का उक्त दोनों भागों से निम्न स्तर का है। इसमें तमोगुण, आलस्य, भूख, प्यास, भय, काम आदि का बाहुल्य होता है। इन तीनों भागों में परस्पर संबंध है, पर इन सब पर बुद्धि का ही नियंत्रण होता है। प्लेटो ने आत्मा के इन अंगों के अनुरूप ही समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। जिनमें बौद्धिक प्रधानता है वे शासक वर्ग में आते हैं। यह दार्शनिकों का वर्ग है, क्योंकि इनमें बौद्धिक चिंतन प्रधान होता है। जिनमें भावनात्मक उत्तेजना होती है वे सैनिक वर्ग, और जिनमें वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं वे श्रमिक वर्ग में आते हैं। समस्त शासन अथवा सामाजिक नियंत्रण दार्शनिकों के सुपुर्द होना अनिवार्य है, क्योंकि वे बौद्धिक चिंतन होते हैं। इनमें दार्शनिक ज्ञान और नीति अनीति का विवेक होता है। इस प्रकार प्लेटो ने मानव प्रकृति अथवा आत्मा के अंगों के अनुकूल समाज व्यवस्था का चित्रण किया। ध्यान रहे, प्लेटो के मतानुसार समाज एवं राज्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। प्लेटो के न्याय का क्षेत्र आधुनिक या कानूनी न्याय के क्षेत्र से व्यापक, विस्तृत और सर्वसमाहित है। यह नैतिकता के सिद्धांत के निकट है। दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में प्रकट पूर्ण सद्गुण है और ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्पष्ट है कि प्लेटो के लिए न्याय सद्गुण, सदाचरण एवं अच्छाई है, और यह गुण राज्य में तथा व्यक्ति में उस समय भी विद्यमान रहता है जब विवेक, साहस और संयम के गुण क्षीण हो जाते हैं। प्लेटो की धारणा है कि न्याय के दो स्वरूप हैं: व्यक्तिगत और सामाजिक। न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप वह है जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में विद्यमान विवेक, उत्साह और शुद्धा के तीन गुणों के सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने में सफल होता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में धर्मांधता और कामांधता का विकास होता है। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति दार्शनिकों, सैनिकों और उत्पादक वर्गों में होती है। राज्य में न्याय का स्थान अवशेष में है, अर्थात राज्य के तीनों वर्गों में सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही सामाजिक न्याय है। जब राज्य का प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी प्राकृतिक योग्यताओं, क्षमताओं और प्रशिक्षण के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करता है, उसी में निपुणता और कुशलता प्राप्त करता है तथा दूसरे वर्ग के कार्य में क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता है, तो वह राज्य न्याय परायण है। वहाँ न्याय विद्यमान है,
न्याय वह है जिसमें प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करते हुए अपने अपने कार्यों को समुचित रूप से संपन्न करे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। उस कार्य को करना जिसके लिए कोई सबसे उपयुक्त है न्यूनतम न्याय है, अर्थात प्रत्येक न्याय को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। प्लेटो ने कहा है, न्याय प्रत्येक उस नागरिक के मन में निवास करता है जो अपने निश्चित कर्तव्यों को पूरा करते हैं। प्लेटो न्याय को एक अनुबंध समझते हैं जो समाज को संगठित, स्थिर और सुदृढ़ बनाता है। न्याय एक ऐसा अनुबंध है जो समाज को संगठित रखता है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा सुव्यवस्थित संयोजन है जिसमें प्रत्येक ने अपने स्वभाव और प्रशिक्षण के अनुसार अपने जीवन के कार्य को ढूंढ लिया है। यह सामाजिक और व्यक्तिगत सद्गुण है क्योंकि इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों ही सर्वोत्तम अच्छाई को सुरक्षित रखा जाता है। एक व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई अच्छाई नहीं है कि वह अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य से को प्राप्त करे। दूसरी ओर पूर्ण समाज के लिए इससे बढ़कर कोई अच्छाई नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करे जिसके लिए वह योग्य है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें सर्वप्रथम व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। राज्य में भी ये 3 गुण हैं, शासक वर्ग उसके विवेक गुण को, सैनिक वर्ग साहस को और उत्पादक वर्ग क्षुधा को अभिव्यक्त करता है। इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन ही न्याय है। यह कार्य विशिष्टता का ही नहीं, कार्य श्रेष्ठता, एकता और समरसता का भी सिद्धांत है। इसकी मान्यता है कि जब एक व्यक्ति एक कार्य को करता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है तो वह उसमें श्रेष्ठता और कुशलता प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति का एक कार्य का सिद्धांत व्यक्ति में कुशलता और समाज के जीवन में संपन्नता का द्योतक है। यह एकता और समरसता का भी सिद्धांत है। वहीं दूसरी विशेषता है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, जिसमें यह है कि मेरा स्थान और उसके कार्य अपने कार्य को करना और अनेक कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। प्लेटो नागरिकों को समष्टिवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, व्यक्तिवाद का नहीं। उसके न्याय सिद्धांत की धारणा यह है कि समष्टि से पृथक व्यक्ति का विकास रुक जाता है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत वर्गों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, एकता उत्पन्न करने के लिए गढ़ा गया है। तीसरी विशेषता है न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, इसमें व्यक्ति के अधिकार नहीं कर्तव्य हैं, इसमें राज्य साधन है और व्यक्ति साधन है। प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की कोई अपनी इच्छा, आवश्यकताएं या आकांक्षाएं नहीं है। व्यक्ति आंगिक और सुव्यवस्थित गुण का अंग है। प्लेटो का राज्य नैतिक जीव रचना है और न्याय सिद्धांत उसकी नैतिक संहिता है जिसके द्वारा वह जीवित है। बच्चों, तीसरी विशेषता है न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य में अनेक चीज़ें आती हैं। नैतिक सिद्धांत इसे आगे बढ़ाते हैं। न्याय सिद्धांत सार्वलौकिक न्याय की कल्पना करता है और विशिष्ट या कानूनी न्याय की नहीं। यह संकीर्ण, तीक्ष्ण, तुच्छ कानूनी मस्तिष्क से ऊपर है। यह मानव के पूर्ण कर्तव्यों की कल्पना है, यह उसके वैधानिक कर्तव्यों की कल्पना नहीं है। इसका क्षेत्र नैतिकता है, कानून नहीं है। इसकी कल्पना ग्रीक है, रोमन नहीं है।
यह आध्यात्मिक है, वैधानिक नहीं है। यह नैतिक समाज की रचना करते हैं, वैधानिक समाज की नहीं। वहीं अगली विशेषता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दार्शनिकों, शासकों की कल्पना की है जो विवेक और ज्ञान के भंडार हैं, जिनका हित पर हित है, जिनकी दृष्टि सामाजिक दृष्टि है, जो शारीरिक श्रम से मुक्त हैं और जिन्हें कंचन और कामिनी का मोह छूता नहीं है, और उन्होंने स्वार्थ, अहम और वासना को त्याग दिया है और वे वैरागी और सन्यासी जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अंतिम विशेषता है, न्याय सिद्धांत राज्य द्वारा नियंत्रित, सुनियोजित एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो मानसिक रोग की मानसिक औषधि है। न्याय सिद्धांत में स्त्रियों के उद्धार की कल्पना की गई है, जो राज्य के कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेने की क्षमता और योग्यता रखती है। अनेक विशेषताएं होते हुए कुछ विचारकों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किया है, जिनको मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ। पहला है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मसंयम और आत्मनिषेध का पर आधारित है। यह कानूनी शक्ति पर आधारित नहीं, इसलिए यह प्रभावहीन है। क्योंकि यह नैतिकता है, अतः बारकर इसे न्याय सिद्धांत ही नहीं मानते। यह चाहिए से संबंधित है से नहीं। यह भावना है, कानून नहीं। दूसरी आलोचना है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकार, उसकी स्वतंत्रताओं, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दार्शनिक शासक भी इसके अपवाद नहीं है। प्लेटो यह तो कहते हैं कि कोई किसी के कार्य या क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु वह इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करते कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। वस्तुतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता। इसमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य शब्दों में इसका सार्वजनिक शांति और व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। अगली आलोचना है, न्याय सिद्धांत में अधिकार, सत्ता या संप्रभुता की कोई झलक नहीं मिलती, जबकि आधुनिक राज्यों की मूल विशेषता ही संप्रभुता है। इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और देश की न्यायपालिकाएं न्याय प्रशासन का संचालन करती हैं। अगली आलोचना इन्होंने की है, न्याय सिद्धांत के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। जहां अरस्तु के लिए यह व्यक्ति को राज्य के लिए साधन मानते हैं, वहीं अन्य आलोचकों के लिए यह समाज को 3 वर्गों में विभक्त करके एक राज्य के 3 राज्यों की स्थापना करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत ने हीगल के निरपेक्षतावाद और फासिज्म के सर्वसत्तावाद को जन्म दिया है। प्लेटो यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि राजनीतिक सत्ता की बपौती अर्थात एकाधिकार दार्शनिक शासक को भी भ्रष्ट कर सकती है। अगली, इस सिद्धांत में एक वर्ग की राजनीतिक शक्ति पर होती है जो अल्पसंख्यक है, जबकि दूसरे वर्ग को जो बहुसंख्यक है इससे वंचित रखा गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों के पाँव में जंजीरें हैं। वे अपना वर्ग बदल नहीं सकते। प्रजातंत्र के नागरिक समानता और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। उन्हें व्यवसाय की चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अतः यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अगली, प्लेटो का न्याय सिद्धांत शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन से वंचित करके मानव आत्मा की मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा कर देता है। इन्हें खोकर प्लेटो के शासकों के पास ना कोई सुख और आनंद का साधन है और ना कर्तव्य परायणता की प्रेरणा का कोई स्रोत है। एक साहसी व्यक्ति जो है वह सैनिक वासनामय हो सकता है और एक व्यापारी विवेक युक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मानव गुणों के केवल 3 स्वरूप ही नहीं होते,
उनके अनेक स्वरूप भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विलक्षण है, अतः इनका वर्गीकरण अस्वाभाविक है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम बारीकी से देखते हैं तो अनेक आलोचनाएं हैं, अपनी जगह पर उपयुक्त हैं, लेकिन प्लेटो की इतनी कटु आलोचनाएं होने के बावजूद भी उसका यह अर्थ नहीं है लगाया जा सकता कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उपयोगी नहीं है। प्लेटो का न्याय एक नैतिक सिद्धांत है जिसे वर्तमान में स्वीकार किया जाता है। कर्तव्यों का निर्वाह भी नैतिकता के आधार पर ही संभव है। नैतिकता के अभाव में समाज में व्यक्ति का कल्याण संभव हो ही नहीं सकता। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपना महत्व रखता है। आज बच्चों इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।